पूरी धरती पे ये पेड़ सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। हजारों करोड़ का माल जाता है यहां से विदेशों में। सोना है ये सोना जो धरती पर उगता है। प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। अच्छा लगा ना मैं लब्बड़? जी मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पार्टी कब देगा भाई? हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुष्पा मूवी किस पर बनाई गई थी और इसकी रियल स्टोरी क्या है। साथ ही बात करेंगे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही बताएंगे कि यह फिल्म कैसी है और क्रिटिक्स ने इसे कितने रिव्यू दिए हैं, इसकी रेटिंग क्या है और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इस फिल्म से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी। दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। यह एक ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई। वीरप्पन ने लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन नहीं जानता था। काफ़ी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी, तब जाके यह पुलिस के हाथों लगा था। लेकिन पुलिस ने उसे उस वक्त एक भी मौका न गंवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफ़र कब शुरू हुआ चलिए जानते हैं। इसकी कहानी 1962 से शुरू हो चुकी थी जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई।
जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारता था, जिससे उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। जब कोई भी इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत की घाट उतार देता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मार चुका था। पैसे के लिए बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसे ना देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसलिए उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर भी एक बार सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया गया। और जैसे ही यह न्यूज़ बड़े मीडिया चैनलों पर दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफ़ी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका और फिर सन 2002 में कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमांड संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान है। इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। अब उसकी गैंग में विजय के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तब वीरप्पन को नहीं लगी। वक्त के साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे। इसी बीच विजय कुमार को पता चले कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपनी दूसरों तक पहुंचाता था। वीरप्पन का ऐसा वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा, जिसे गौर से देखने के बाद लगा कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वह जल्द ही इसका इलाज कहीं करवाएगा। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वह इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच को वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे। वो वीरप्पन को उकसाने लगे कि जल्दी ही उसने अपनी आंख का इलाज नहीं कराया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसका एसटीएफ को इंतज़ार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में वह कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर तथा वार्डन दोनों उतर कर भाग गए। और जहाँ पर गाड़ी रोकी गई वहाँ पहले से कुछ सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इसमें से केवल 2 गोली ही वीरप्पन को लगी और इस तरह से वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। और इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और यह सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। बाहुबली की ऐतिहासिक सफलता के बाद बड़े बजट की ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ गई जिसमें कहानी पर भारी कैरेक्टर होता है। केजीएफ में राखी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइस में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक ऐसा किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइस की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी है। सोसांचलम के जंगलों से लकड़ियाँ
चेन्नई चीन होती हुई जापान तक पहुंचती हैं। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी हैं। पुलिस को चकमा देना है। अपराधियों का सिंडिकेट है जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का कट है और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। तो इस काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं सेवा बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के पहले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बेड़ी सुलगाता है। बाल उसके ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघी ही ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है कि जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और यह बात उसे बचपन से कचोटती रहती है, क्योंकि इसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी के ऐसे गुर सीखता है कि बरसों से यह अवैध धंधा कर रहे लोग गच्चा खा जाते हैं। इसके बल पर वह मजदूर से पार्टनर बन जाता है। पुष्पा को फिल्म में बहुत मजबूत दिखाया गया है। पुलिस वाले उसे मार मार कर पानी पानी करने लगते हैं, लेकिन वह हंसता रहता है। उसका स्टाइल और अकड़ कभी कम नहीं होती। उसके इस अकड़ को लेकर कई मनोरंजक सीन रचे गए हैं, जिसे अल्लू अर्जुन ने अपने अभिनय से देखने लायक बनाया है। अपनी तरकीबों के बल पर वह पुलिस और दूसरे अपराधियों को किस तरह से चकमा देता है, ये घटनाएं बार बार दिखाई गई हैं। दूध की टंकी में अवैध लड़कियां ले जाना या पुलिस के छापे के पहले गोडाउन से सारी लड़कियां पानी में फेंक कर बांध से फिर इकट्ठा करना, दूध की टंकी में अवैध लकड़ियां ले जाना या पुलिस के छापे के पहले गोडाउन से सारी लकड़ियां पानी में फेंक कर बांध से फिर इकट्ठा करना जैसे सीन भले ही लार्जर देन लाइफ हैं, लेकिन ज़बरदस्त हैं। इंट्रोल तक पुष्पा का किरदार स्थापित कर दिया गया है और उसकी होशियारी के सारे किस्से दिखा दिए गए हैं। इसके बाद फिल्म पटरी से उतर जाती है, दोहराव दिखने लगता है। मज़ा इसलिए भी नहीं आता कि पुष्पा के लिए कोई चुनौती ही नहीं दिखती। बड़ी आसानी से वह जैसा चाहे वैसा कर लेता है। रेड्डी ब्रदर्स, जिन्हें फिल्म में बेहद खतरनाक दिखाया गया है, पुष्पा के सामने बौने नज़र आते हैं। चूँकि इस फिल्म को दूसरे भाग में भी ले जाना है, इसलिए पहले भाग की लंबाई बढ़ाने के लिए पुष्पा की लव स्टोरी भी डाल दी गई है, जो ज़्यादा अपील नहीं करती। 5,000 रुपये में लड़की पुष्पा को किस देने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे बचकाने सीन भी इसमें डाले गए हैं। हालांकि बाद में इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई है। महिला की किरदार या तो शोषित है, जैसे कि पुष्पा की माँ, या फिर पान चबाती हुई विलन है जो कि अपनी पति का गला रेत देती है। पुष्पा की प्रेम का श्रीवल्ली का किरदार भी कमज़ोर है। वह पुष्पा जैसे अपराधी को क्यों प्यार करने लगती है, यह नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा उसे रोज़ घूरता था, इस बात पर ही उसे दिल दे बैठी। पुष्पा इतना निर्दयी क्यों है? अचानक उसे सब कुछ हासिल करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? इन सब बातों के जवाब नहीं मिलते। माना कि वह नाजायज़ है, उसे इज्जत और पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर इतने साल तक वह इन्हें हासिल करने के लिए क्या कर रहा था? वह अपने पिता के परिवार वालों के आगे इतना मजबूर क्यों है? इस फिल्म में सारे किरदार अपराधी किस्म के हैं। काले कारनामे के पहले कुछ भी नहीं सोचते। डीएसपी शत्रु ही एकमात्र ईमानदार ऑफिसर नज़र आता है, जो फिल्म के शुरुआती हिस्से में तो पुष्पा के लिए मुश्किलें हासिल करता है, लेकिन फिर उसके किरदार को एकदम गायब ही कर दिया गया है। ये स्क्रिप्ट के झोल हैं जो इंटरवल के बाद उभर कर आते हैं। फिल्म ख़त्म होने के चंद मिनट पहले एसपी भौर सिंह शेखावत की एंट्री होती है, जिसमें पता चलता है कि फिल्म के दूसरे भाग में इसकी पुष्पा से जोरदार टक्कर होगी। फिल्म के निर्देशक सुकुमार की मेकिंग ज़बरदस्त है। फिल्म के आधे हिस्से तक तो उन्होंने फिल्म को इस कदर दौड़ाया है कि दर्शकों को सांस नहीं लेने देते। पुष्पा के किरदार को पहली फ्रेम से वे दर्शकों के दिमाग में इस तरह बैठा देते हैं कि पुष्पा की लार्जर देन लाइफ हरकतें आपको पसंद आने लगती हैं। उन्होंने वॉइस ओवर के जरिए भी फिल्म को आगे बढ़ाया है। इसके लिए जो सीन शूट किए गए हैं उसमें मेहनत नज़र आती है। फिल्म में खूब हिंसा है, लेकिन मनोरंजन के स्तर को भी बनाए रखा है। पुष्पा बड़े आराम से पूरे स्वैग के साथ अपना काम करता है और यह बात दर्शकों को पसंद आती है। सेकंड हाफ में लेखक सुकुमार चूक गए हैं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर का काम शानदार है। उनके कैमरा एंगल ने निर्देशक की कल्पनाओं को आसान बनाया है। फिल्म के संपादक का भार कार्तिका श्रीनिवास और रूबेन ने उठाया है और उनका संपादन बेजोड़ है। स्लो मोशन का उन्होंने
कई बार इस्तेमाल किया है, जिसमें मसाला फिल्मों का असर बढ़ जाता है। कब और कहाँ ये करना है ये वो खूब जानते हैं। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे है, जो कई बार अखरती है, लेकिन इसमें दोष संपादन का नहीं है। दरअसल निर्देशक ने ही इतने सारे सीन रखे हैं कि एडिटर्स कुछ नहीं कर सकते थे। फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है, एक्शन ज़बरदस्त है। गीत संगीत के मामले में फिल्म कमज़ोर इसलिए लगती है क्योंकि दक्षिण भाषा में बने ओरिजिनल सॉन्ग को हिंदी में उसी धुन पर बनाना आसान नहीं रहता। कुछ गाने कम किए जा सकते थे। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग शानदार है। कई बार उनकी एक्टिंग में ओवरडू नज़र आता है, लेकिन कैरेक्टर की मांग ही ऐसी थी। अल्लू पहली फ्रेम से पुष्पा के जो भाव, स्वैग और एटीट्यूड पकड़ते हैं वो अंत तक नहीं छोड़ते। उनका अभिनय भी इस फिल्म को दिलचस्प बनाता है। निश्चित रूप से इस फिल्म के बाद अल्लू की लोकप्रियता हिंदी बेल्ट में बढ़ जाएगी। हिंदी बेल्ट में बढ़ गई थी। रश्मिका मंदाना को कम सीन मिले, मेकअप भी नकली सा लगता है, इसलिए विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अजय घोष धनंजय विलन के रूप में थोड़ा असर डालते हैं। शत्रु की एंट्री तो जोरदार थी, लेकिन बाद में उन्हें वैसे ही सीन मिले। फरहादा फासिल का जलवा शायद पूरे भाग में देखने को मिलेगा। पुष्पा खराब फिल्म नहीं है, वही कहानी है जिसे आप कई बार देख चुके हैं। उसको नए ट्विस्ट, बड़े बजट, प्रोडक्शन वैल्यू के जरिए निखारा गया है। आधे से ज़्यादा समय तक यह आपको बांध कर रखती है और दूसरे भाग के लिए उत्सुकता जगाती है। जिस फिल्म ने बीते बरस के गुजरते गुजरते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, वह अब OTT प्लेटफॉर्म पर है। अल्लू अर्जुन आज हिंदी दर्शकों के लिए अनजाना नाम नहीं है, और पुष्पा सुनकर अब किसी को राजेश खन्ना का डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स याद नहीं आ रहा। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा द राइज जोर शोर से यह घोषणा करती है कि इसे फ्लावर मत समझना, यह फायर है। अमेजन प्राइम पर यह फिल्म हिंदी में रिलीज हुई है, जिसका लोगों को इंतजार था। मूल रूप से तेलुगु में बनी पुष्पा द राइज को हिंदी में मिली विशाल सफलता बताती है कि बॉलीवुड के दिग्गज मेकर आम इंडियंस के लिए फिल्म बनाने की कला भूल चुके हैं। हिंदी फिल्मों के वही सारे फार्मूले जो किसी दौर में हमारे हीरो को एंग्री यंग मैन बनाते थे, वह आपको पुष्पा द राइज में मिलेंगे। कच्चे घरों और सकरी गलियों में रहने वाला हीरो, जिसका पिता नहीं है, जिसकी माँ पर लोगों ने जुल्म किए हैं। हीरो जो काम के नाम पर कुलीगिरी या मजदूरी करता है, लेकिन जिसके दिल में आसमान की ऊंचाइयां छूने की आग धधक रही है। हीरो जिसकी खूबसूरत हीरोइन पहले ना ना कहती है और फिर मुस्कुराकर शर्माते हुए धीरे से हाँ कह देती है। जिस खूबसूरत हीरोइन को कामी विलन हड़प लेना चाहता है, लेकिन हीरो अपने क्रोध की लपटों और हथियारों जैसे बल से सब कुछ ध्वस्त करते हुए आखिर में ऊंचाई हासिल कर ही लेता है। उसके पास अब क्या नहीं है। वह किसी से भी यह कहने की हैसियत रखता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, और इस बार उसके पास माँ भी है और प्रेमिका भी। पुष्पा द राइज एंग्री मैन का यही नया अवतार है। पुष्पा कुछ नहीं से अपना सफ़र शुरू करता है और पौने 3 घंटे ख़त्म होते होते आप पाते हैं कि अंत में उसके पास सब कुछ है। पुष्पा की कहानी में आपको भले ही लगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन इसका अंदाज बयान नया है। अपने समय और ज़माने के हिसाब से इसका हीरो बॉलीवुड के चिकने अहंकारी चेहरों से विपरीत है। वह डड़ियल है और उसे अपनी स्थिति पर गर्व है। उसका आत्मविश्वास, उसकी कदकाठी और उसके चलने बैठने और उठने का ढंग उसे आज के बॉलीवुड सितारों से अलग बनाता है। फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया है, वह एक अलग दृश्य अनुभव है। अभावग्रस्त हीरो का एक एक दृश्य भव्य अमीरी से रचा गया है। फिल्म में जिन लाइट्स और कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, वह बॉलीवुड फिल्मों के बनाए फ्रेम को तोड़ता है और यह आंखों को सुखद लगता है। एक्शन यहाँ शानदार और नया है, किसी हॉलीवुड फिल्म की नकल नहीं है। इसी तरह अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और समंथा के डांस आकर्षित करते हैं। उनके स्टेप्स लय के साथ उत्तेजना जगाते हैं। इस म्यूजिक और डांस में रिपीट वैल्यू है। पुष्पा द राइज आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के लाल चंदन के वृक्षों के घने अंधेरे जंगलों की कहानी है। यहाँ पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन लॉरी ड्राइवर है, जो काटे गए पेड़ों को जंगल से बाहर निकालकर अलग अलग ठिकानों तक पहुँचाता है। चंदन के स्मगलिंग माफिया पर पुलिस की नज़र है और वह तस्करों को पकड़ती भी है, मगर असली खिलाड़ी पुलिस की पहुंच से बाहर होते हैं। पुष्पा अपने माफिया सरदारों को तरकीबी बताता है
कि कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंक कटे हुए लालचंदन को पेड़ों की सही जगहों तक पहुंचाया जा सकता है। यहीं से उसकी तरक्की की राह निकलती है और ज़िंदगी में खूबसूरत श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना भी आती है। मगर वक्त एक सा नहीं रहता और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इसी धंधे में लगे लोगों से पुष्पा का संघर्ष शुरू हो जाता है। उसी दौरान पुलिस का एक खतरनाक और क्रूर अफसर भंवर सिंह शेखावत यानी फहाद फासिल भी पुष्पा के इलाके में आ जाता है। अब पुष्पा क्या करे, यह कहानी दूसरे भाग यानी पुष्पा द रूल में देखने को मिलेगी। दूसरा भाग 2023 में रिलीज होगा। इसमें संदेह नहीं है कि यह फिल्म देखने लायक है। इतना जरूर है कि श्रीवल्ली और पुष्पा के प्रसंग में कुछ संवाद और दृश्य फेमिनिस्टों को अखर सकते हैं। उन्हें पुष्पा द्वारा नायिका का पीछा करने, उसका एक किस पैसों से खरीदने की कोशिश करने समेत कुछ अन्य जगहों पर फिल्म स्त्री विरोध मानसिकता का शिकार लग सकती है। मगर यह गहरे और अलग विश्लेषण की बातें हैं। पुष्पा द राइज के हिंदी संवादों को अच्छे से लिखा गया और डब किया गया है। एक रोचक कहानी के खांचे में सजी मसाला फिल्म का पूरा मज़ा पुष्पा द राइज में आता है। हिंदी में लंबे समय बाद दिख रहा है कि दर्शक हीरो के अंदाज को याद रखे और कुछ उससे कॉपी करने भी कोशिश करे। फिल्म की मेकिंग से लेकर सभी एक्टरों के काम तक पूरा मामला यहाँ बांधे रखने वाला है। एक बार आप फिल्म देखना शुरू करें तो यह समय का पता ही नहीं चलता। फिल्म खत्म होने पर दूसरा पार्ट की प्रतीक्षा बनी रहती है। फिल्म पुष्पा द राइज देखने की पहली और प्रमुख वजह इसके हीरो अल्लू अर्जुन हैं, जो कि साउथ सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार हैं। महज 18 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने कई फिल्म फेयर और नंदी अवार्ड जीते हैं। इतना ही नहीं, उनका नाम भारत के सबसे महंगे एक्टर में शुमार है। साल 2014 के फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 सेलिब्रिटी में उनका नाम भी शामिल था। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने एक चंदन तस्कर पुष्पा उर्फ पुष्पा राज का किरदार निभाया है। सच कहे तो उन्होंने पुष्पा के किरदार को जमकर जिया है। लकड़ी काटने वाले मजदूर से गैंग का लीडर बनने तक के हर फ्रेम में उन्होंने अपनी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से जान डाल दी है। पुष्पा के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन की जगह बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने अपनी आवाज़ दी है, जो सुपरस्टार पर बिल्कुल फिट बैठती है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं, ऐसे उनके डायलॉग खूब हिट हुए थे। साउथ सिने एक्टर रश्मिका मंदाना अपनी खूबसूरत अदाओं से हर किसी को दीवाना बना देती हैं। उन्होंने फिल्मों में ज़बरदस्त अभिनय से लोगों का दिल जीता है, तो अपनी चुलबुली अदाओं से लोगों का दिल चुरा भी लिया है। उनकी क्यूटनेस और खूबसूरत पर फैंस की सांसें थम जाती हैं। यही वजह है कि वो नेशनल क्रश भी कही जाती हैं। रश्मिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से की थी, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काम शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तेलुगु भाषा भी सीखी थी। फिल्म पुष्पा द राइज में अपने किरदार श्रीवल्ली के लिए उन्होंने विशेष रूप से चित्तूर की भाषा सीखी थी। चूँकि फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल साधारण है, वो एक दूध बेचने वाली मजदूर की लड़की हैं, इसलिए उनको डी-ग्लैम किया गया है। वो साधारण लंगा, वेनिस और साड़ियों में दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, रश्मिका मंदाना अपनी बेहतरीन अदाकारी और डांस से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने में सफल रही हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में अपने 11 साल पूरे किए हैं। मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली 2 में अपने दमदार अभिनय की वजह से चर्चा में सामंथा अपने तलाक की वजह से सुर्खियों में रही थी। उन्होंने साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य से तलाक लिया है। इसके बाद एक्ट्रेस कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही हैं। इनमें अल्लू अर्जुन के साथ उनकी फिल्म पुष्पा भी एक है। इस फिल्म में सामंथा का आइटम नंबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। फिल्म में उनके बोल्ड और ब्लिंक स्पेशल नंबर को खूब सराहा जा रहा है। सामंथा का पहला स्पेशल नंबर होने की वजह से ऊ अंटवा माओ, जो कि तेलुगु वर्जन में था, और ऊ बोले या ऊ बोलेगा साला हिंदी वर्जन सॉन्ग को खूब प्रचारित किया गया है। इसमें सामंथा स्मोकी अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने नीले रंग का ब्लाउज पहना है, जिस पर सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी कमायत धा रही है। आइटम सॉन्ग में सामंथा की अदाएं फैंस का दिल धड़का रही हैं। फिल्म पुष्पा द राइज एक परफेक्ट मसाला मूवी है, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल, जिसके दीवाने हिंदी पट्टी में भी बहुत हैं। इसकी कहानी रोचक है, जो एक मजदूर से चंदन तस्कर बने किरदार को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है। रास्ते में कई बड़े गैंगस्टरों, पुलिस अफसरों के साथ एक मासूम लड़के के किरदार से मुलाकात होती है, जो फिल्म की रोचकता बढ़ाती है। इसके हर किरदार इस तरह से बुने गए हैं जो कहानी को जरूरी अंक लगते हैं।
कोई भी रोल ठूसा हुआ नहीं लगता, चाहे पुष्पा का किरदार हो, रेड्डी बंधुओं का रोल हो या फिर पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत की भूमिका। हर किरदार दिलचस्प है। फिल्म के किरदार सुकुमार में ही इसकी कहानी लिखी है, इसलिए अंत तक वो पटकथा पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ ही फहाद फासिल, धनंजय राव, रमेश, सुनील, अनसुईया भारद्वाज और अजय घोष ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं, जैसे संवाद तालियां बटोरने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर पुष्पा पावर पैक्ड एक्शन फिल्म है जिसे देखकर मजा आएगा। पैन इंडिया फिल्मों में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए थे। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल सुसाचलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। वह एक नाजायज औलाद है। वह लकड़ी काटने वाले दिहाड़ी मजदूर के तौर पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले कोंडा रेड्डी यानी अजय घोष के लिए काम करता है। मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोंडा को इन लकड़ियों को पुलिस की नज़रों से बचाकर ले जाने में कई पैतरे बताता है। जल्द ही वह कोंडा का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इस बीच उसे दूध बेचने वाली श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले एंगल के बीच कहानी का दूसरा ट्रैक भी चलता है। मंगलम श्रीनु यानी सुनील तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए लेता है, जबकि इसके बदले कोंडा को वह प्रतिदिन सिर्फ 25 लाख रुपए ही देता है। पुष्पा को जब यह बात पता चलती है तो वह श्रीनु से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बढ़ गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी कभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की कहानी नई नहीं है, लेकिन इसे निर्देशक और लेखक सुकुमार ने आज के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए नई तरीके से पेश किया है। हालांकि इंटरवल के बाद सुकुमार की पकड़ निर्देशन और स्क्रीन प्ले दोनों से छूटती नजर आती है। इसकी वजह फिल्म की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। एक वक्त के बाद लगता है कि इसे एक ही पार्ट में समेटा जा सकता है, लेकिन फिर फिल्म के आखिरी आधे घंटे में भंवर सिंह शेखावत यानी फहाद फासिल की एंट्री होती है। पुष्पा और भंवर की दुश्मनी के सीन से जो उम्मीदें थी वह अधूरी रह जाती है। यह पूरी तरह से अल्लू अर्जुन की फिल्म है। हर दूसरे फ्रेम में वही नजर आते हैं। दूसरे किरदारों को स्थापित करने का वक्त सुकुमार को नहीं मिला। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जिया है। लकड़ी काटने वाले मजदूर से गैंग का लीडर बनने तक के हर फ्रेम में उन्होंने अपने हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से जान डाल दी है। पुष्पा के हिंदी डायलॉग की डबिंग अभिनेता सुरेश तलपड़े ने की है। उनकी आवाज़ अल्लू पर फिट बैठती है। रश्मिका मंदाना के हिस्से खास सीन नहीं लगे हैं। आज की फिल्म में लड़की को पैसे देकर मुस्कुराने और किस मांगने वाले दृश्य निराश करते हैं। फहाद फाजिल छोटे से सीन में छाप छोड़ते हैं। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं, जैसे संवाद तालियां बटोरते हैं। समंथा रुत प्रभु का आइटम सॉन्ग गोरे गोरे मुखड़े पर और अल्लू अर्जुन का डांस नंबर ये मेरा अड्डा दोनों ही देखने और सुनने में मज़ेदार हैं। ये कहानी है पुष्पा राज नाम के एक लड़के की, जो अपना करियर शुरू करता है एक मजदूर के तौर पर, मगर उसका तौर ऐसा है कि वो किसी के सामने झुकता नहीं है। इसे आप उसका एटीट्यूड, एरोगेंस जो चाहे बुला सकते हैं। उसे किसी से ऑर्डर लेना ठीक नहीं लगता, मगर उसके इस बर्ताव के पीछे एक कुंठा है। इसी फेर में वो नौकरी वगैरह छोड़कर शेषाचलम में लाल चंदन के इलीगल धंधे का हिस्सा बन जाता है। अपनी अकड़ और काम करने के तरीके के चलते वो जल्द ही इस फील्ड में ऊंचाई पर पहुंच जाता है। एक तरह से वो लोकल केवल रेड शेड्यूलिंग स्मगलिंग का किंगपिन बन जाता है। फिर उसका सामना होता है भंवर सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जो पुष्पा जितनी ही अकड़ू और जिद्दी है। इन दोनों की भिड़ंत ही इस फिल्म के क्लाइमैक्स और पुष्पा पार्ट 2 के लिए मसाला देती है। पुष्पा द राइज रैंक टू रिचेस्ट या यूँ कहे कि एक अंडरडॉग की कहानी है। एक आदमी जिसे समाज ने नकार दिया है,
वो अपने दम पर एम्पायर खड़ा करता है। जैसे परम पूज्य यो यो हनी सिंह कहते हैं, ये सब मैं बहुत कुछ देख चुका। फिल्म के बेसिक प्लॉट के मामले में हमारा ख्याल भी उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। सारा गेम उस फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी का है जिसे शास्त्रों में ट्रीटमेंट कहा गया है। इस फिल्म को जैसे ट्रीट किया गया है वही चीज़ इसे खास बनाती है। सुकुमार, जिन्होंने पिछले दिनों रंगस्थलम जैसी फिल्म बनाई थी, पुष्पा के डायरेक्टर भी वही हैं। सुकुमार को जनता की नब्ज पता है। वो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग से जुड़ी फिल्म को भी ऐसे एंटरटेनिंग अंदाज में पेश करते हैं कि देखकर मजा आ जाए। वही घिसी पिटी कहानी, वही हीरोगिरी, वही फैन सर्विस, मगर इस सब का एंड रिजल्ट निकलता है एक क्वालिटी मसाला फिल्म। जहां मसाला फिल्म जैसे टर्म्स का इस्तेमाल कर दिया जाता है, वहां फिल्म से पब्लिक की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पिछले कुछ समय में मसाला फिल्म के नाम पर बेहद ख़राब क्वालिटी का सिनेमा दिखाया गया है। जब रीजनल और हिंदी सिनेमा की तुलना होती है तो सारा फर्क क्वालिटी अब मसाला फिल्म पर ही आकर रुकता है। बाकी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा तो हिंदी में भी कमाल का बन रहा है, बस उसके दर्शक कम हैं। जबकि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में खूब एंटरटेनिंग फिल्में बन रही हैं, पब्लिक पसंद कर रही है, इसलिए उस तरह की और फिल्में बन रही हैं। जैसे केजीएफ, बाहुबली या आला बैकुंठ परमुलो को ही ले लीजिए। हमने इन 3 फिल्मों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इससे हिंदी भाषी दर्शकों का भी एक बड़ा तबका वाकिफ़ है। इन फिल्मों में आपको वही सब देखने को मिलता है जो आप पहले कई बार देख चुके हैं, मगर उन्हीं कहानियों को थोड़ा ट्वीट कर दिया जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू बेहतर कर दी जाती है। अपीलिंग विजुअल से लेकर मासिव बैकग्राउंड स्कोर सब ठीक मात्रा में डाला जाता है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। गाने वाने डालकर मस्त सी फिल्म बना दी जाती है। दर्शक देखकर लहालोट हो जाते हैं, एक्टर्स स्टार बन जाते हैं, डायरेक्टर का करियर सेट हो जाता है, प्रोड्यूसर पैसे कमाकर लाल हो जाता है। वही पैसों को इस्तेमाल करके वो और भी ऐसी फिल्में बनाता है। इस तरह की फिल्मों की बुनियादी शर्त ये है कि वो एंटरटेनिंग हो और उनके थ्रू कोई प्रॉब्लमेटिक मैसेज पब्लिक को ना पहुंचाया जाए। पुष्पा ये सब चीज़ें आसानी से कर ले जाती है। बहरहाल पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नाम के लड़के का टाइटल कैरेक्टर प्ले किया है। इस किरदार की सबसे बड़ी दिक्कत है उसका एटीट्यूड, मगर यही एटीट्यूड उसका सबसे बड़ा हथियार भी है। हमारे सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी एक बात कहते हैं, उनसे बात नो वन किल्ड जेस का फेम राजकुमार गुप्ता ने कही थी। वो कहते हैं कि हर आदमी में एक किस्म का पागलपन होता है, वही उसे बाकियों से अलग करता है, वही उसका सुपर पावर है और एक्लेज हील है। एक्लेज हील यानी किसी मजबूत चीज़ की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसके पतन का कारण बनती है। इस फिल्म में हमें सिर्फ पुष्पा राइज देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ वो एटीट्यूड चल जाता है, मगर संभावनाएं हैं कि अगले पार्ट में यही उसके नीचे गिरने का कारण भी बने। पुष्पा एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसमें हीरो ऐसे बात करता है जैसे वो वाकई किसी से बात कर रहा हो, मगर उसमें एक स्वैग है। हर डायलॉग में स्टारडम का बोझ है, जिसकी वजह से उसकी कही हर लाइन पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते पंच लाइन बन जाती है। फिल्म में वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंस हैं जो देखने में बढ़िया लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर में गुंजाइश बचती है, मगर म्यूजिक डायरेक्टर डेबी श्री प्रसाद अपने गानों से ये हिसाब चुका देते हैं। मगर सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। फिल्म मेकर और सिनेमेटोग्राफर एक ही फिल्म को 2 अलग अलग तरीक़ों से विजुअलाइज करते हैं, मगर जब ये दोनों लोग एक जैसा सोचने लगे तो फिल्म की रूपरेखा बदल दी जाती है। यही चीज़ पुष्पा में देखने को मिलती है। सुकुमार के काम को मिरोस्लाव ब्रोजर्स का कैमरा वर्क कम्प्लीमेंट करता है। फिल्म का पॉपुलर गाना सामी सामी पहले ही हिट हो चुका था। तमाम अच्छाइयों के बावजूद पुष्पा कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। फिल्म की सबसे ज़्यादा खटकने वाली चीज़ है रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की लव स्टोरी। ये फिल्म का सबसे गैर जरूरी और प्रॉब्लमेटिक हिस्सा है। हम उसके डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकते, मगर इस दिक्कत भरी चीज़ को भी फिल्म आखिर में जस्टिफाई कर देती है, जिसका बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता। फहाद फाजिल ने भंवर सिंह शेखावत नाम के पुलिस अफसर का रोल किया है। वह फिल्म के बिल्कुल आखिरी में हिस्से में आता है, जब 2 बड़े स्टार्स स्क्रीन पर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो अलग ही लेवल का एड्रेनलिन रब फील होता है। इसी चीज़ को भुनाने के लिए अल्लू अर्जुन और फहाद फाजिल के बीच फिल्म के आखिर में कुछ कंफ्रिटेशनल सीन्स डाले गए हैं, मगर ये सीन वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाते जिस मकसद से इन्हें फिल्म में जगह दी गई थी। इससे बेहतर तो यही होता कि फहाद को
कायदे से फिल्म के दूसरे पार्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता। इससे दो चीज़ें होती। इस 3 घंटे लंबी फिल्म की लंबाई कम से कम 15 से 20 मिनट कम हो जाती और फिल्म को एक सेटिस्फाइंग एंडिंग मिल जाती। पुष्पा को देखने को ओवरऑल अनुभव ये है कि अगर आप लंबे समय से कोई मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। फिल्म का प्लॉट या नैरेटिव में लॉजिक की तलाश नहीं करनी होगी। जो स्क्रीन पर देखा उसे एंजॉय करिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुष्पा मूवी किस पर बनाई गई थी और इसकी रियल स्टोरी क्या है। साथ ही बात करेंगे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही बताएंगे कि यह फिल्म कैसी है और क्रिटिक्स ने इसे कितने रिव्यू दिए हैं, इसकी रेटिंग क्या है और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इस फिल्म से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी। दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। यह एक ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई। वीरप्पन ने लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन नहीं जानता था। काफ़ी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी, तब जाके यह पुलिस के हाथों लगा था। लेकिन पुलिस ने उसे उस वक्त एक भी मौका न गंवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफ़र कब शुरू हुआ चलिए जानते हैं। इसकी कहानी 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था, लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारता था, जिससे उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। जब कोई भी इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत की घाट उतार देता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मार चुका था। पैसे के लिए यह बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसे ना देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसलिए उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर भी एक बार सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया गया और जैसे ही यह न्यूज़ बड़े मीडिया चैनलों पर दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफ़ी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका और फिर सन 2002 में कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया,
जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमांड संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान है। इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। अब उसकी गैंग में विजय के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तब वीरप्पन को नहीं लगी। वक्त के साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे। इसी बीच विजय कुमार को पता चले कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपनी दूसरों तक पहुंचाता था। वीरप्पन का ऐसा वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा, जिसे गौर से देखने के बाद लगा कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वह जल्द ही इसका इलाज कहीं करवाएगा। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वह इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच को वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे। वो वीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी ही उसने अपनी आंख का इलाज नहीं कराया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसका एसटीएफ को इंतज़ार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में वह कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर तथा वार्डन दोनों उतर कर भाग गए। और जहाँ पर गाड़ी की गई वहां पहले से कुछ सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इसमें से केवल 2 गोली ही वीरप्पन को लगी और इस तरह से वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। और इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और यह सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। बाहुबली की ऐतिहासिक सफलता के बाद बड़े बजट की ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ गई जिसमें कहानी पर भारी कैरेक्टर होता है। केजीएफ में रॉकी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइस में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक ऐसा किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइस की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी है। सुशांचलम के जंगलों से लकड़ियाँ चेन्नई चीन होती हुई जापान तक पहुंचती हैं। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी हैं। पुलिस को चकमा देना है। अपराधियों का सिंडिकेट है जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का कट है और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइस, तो इस काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं सिवा बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के पहले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बेड़ी सुलगाता है। बाल उसके ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघी ही ना की हो। कपड़े ऐसे पहनता है कि जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और यह बात उसे बचपन से कचोटती रहती है, क्योंकि इसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी के ऐसे गुर सीखता है कि बरसों से यह अवैध धंधा कर रहे लोग गच्चा खा जाते हैं। इसके बल पर वह मजदूर से पार्टनर बन जाता है। पुष्पा को फिल्म में बहुत मजबूत दिखाया गया है। पुलिस वाले उसे मार मार कर पानी पानी करने लगते हैं, लेकिन वह हंसता रहता है। उसका स्टाइल और अकड़ कभी कम नहीं होती। उसके इस अकड़ को लेकर कई मनोरंजक सीन रचे गए हैं, जिसे अल्लू अर्जुन ने अपने अभिनय से देखने लायक बनाया है। अपनी तरकीबों के बल पर वह पुलिस और दूसरे अपराधियों को किस तरह से चकमा देता है, ये घटनाएं बार बार दिखाई गई हैं। दूध की टंकी में अवैध लड़कियां ले जाना या पुलिस के छापे के पहले गोडाउन से सारी लड़कियां पानी में फेंक कर बांध से फिर इकट्ठा करना, दूध की टंकी में अवैध लकड़ियां ले जाना या पुलिस के छापे के पहले गोडाउन से सारी लकड़ियां पानी में फेंक कर बांध से फिर इकट्ठा करना जैसे सीन भले ही लार्जर देन लाइफ हैं, लेकिन ज़बरदस्त हैं। इंट्रोल तक पुष्पा का किरदार स्थापित कर दिया गया है और उसकी होशियारी के सारे किस्से दिखा दिए गए हैं। इसके बाद फिल्म पटरी से उतर जाती है
दोहराव दिखने लगता है। मज़ा इसलिए भी नहीं आता कि पुष्पा के लिए कोई चुनौती ही नहीं दिखती। बड़ी आसानी से वह जैसा चाहे वैसा कर लेता है। रेड्डी ब्रदर्स, जिन्हें फिल्म में बेहद खतरनाक दिखाया गया है, पुष्पा के सामने बौने नज़र आते हैं। चूँकि इस फिल्म को दूसरे भाग में भी ले जाना है, इसलिए पहले भाग की लंबाई बढ़ाने के लिए पुष्पा की लव स्टोरी भी डाल दी गई है, जो ज़्यादा अपील नहीं करती। 5,000 रुपये में लड़की पुष्पा को किस देने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे बचकाने सीन भी इसमें डाले गए हैं। हालांकि बाद में इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई है। महिला की किरदार या तो शोषित है, जैसे कि पुष्पा की माँ, या फिर पान चबाती हुई विलन है जो कि अपनी पति का गला रेत देती है। पुष्पा की प्रेम का श्रीवल्ली का किरदार भी कमज़ोर है। वह पुष्पा जैसे अपराधी को क्यों प्यार करने लगती है, यह नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा उसे रोज़ घूरता था, इस बात पर ही उसे दिल दे बैठी। पुष्पा इतना निर्दयी क्यों है? अचानक उसे सब कुछ हासिल करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? इन सब बातों के जवाब नहीं मिलते। माना कि वह नाजायज़ है, उसे इज्जत और पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर इतने साल तक वह इन्हें हासिल करने के लिए क्या कर रहा था? वह अपने पिता के परिवार वालों के आगे इतना मजबूर क्यों है? इस फिल्म में सारे किरदार अपराधी किस्म के हैं। काले कारनामे के पहले कुछ भी नहीं सोचते। डीएसपी शत्रु ही एकमात्र ईमानदार अफसर नज़र आता है, जो फिल्म के शुरुआती हिस्से में तो पुष्पा के लिए मुश्किलें हासिल करता है, लेकिन फिर उसके किरदार को एकदम गायब ही कर दिया गया है। ये स्क्रिप्ट के झोल हैं जो इंटरवल के बाद उभर कर आते हैं। फिल्म ख़त्म होने के चंद मिनट पहले एसपी भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है, जिसमें पता चलता है कि फिल्म के दूसरे भाग में इसकी पुष्पा से जोरदार टक्कर होगी। फिल्म के निर्देशक सुकुमार की मेकिंग ज़बरदस्त है। फिल्म के आधे हिस्से तक तो उन्होंने फिल्म को इस कदर दौड़ाया है कि दर्शकों को सांस नहीं लेने देते। पुष्पा के किरदार को पहली फ्रेम से वे दर्शकों के दिमाग में इस तरह बैठा देते हैं कि पुष्पा की लार्जर देन लाइफ हरकतें आपको पसंद आने लगती हैं। उन्होंने वॉइस ओवर के जरिए भी फिल्म को आगे बढ़ाया है। इसके लिए जो सीन शूट किए गए हैं उसमें मेहनत नज़र आती है। फिल्म में खूब हिंसा है, लेकिन मनोरंजन के स्तर को भी बनाए रखा है। पुष्पा बड़े आराम से पूरे स्वैग के साथ अपना काम करता है और यह बात दर्शकों को पसंद आती है। सेकंड हाफ में लेखक सुकुमार चूक गए हैं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर का काम शानदार है। उनके कैमरा एंगल ने निर्देशक की कल्पनाओं को आसान बनाया है। फिल्म के संपादक का भार कार्तिका श्रीनिवास और रूबेन ने उठाया है और उनका संपादन बेजोड़ है। स्लो मोशन का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया है, जिसमें मसाला फिल्मों का असर बढ़ जाता है। कब और कहाँ ये करना है ये वो खूब जानते हैं। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे है, जो कई बार अखरती है, लेकिन इसमें दोष संपादन का नहीं है। दरअसल निर्देशक ने ही इतने सारे सीन रखे हैं कि एडिटर्स कुछ नहीं कर सकते थे। फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है, एक्शन ज़बरदस्त है। गीत संगीत के मामले में फिल्म कमज़ोर इसलिए लगती है क्योंकि दक्षिण भाषा में बने ओरिजिनल सॉन्ग को हिंदी में उसी धुन पर बनाना आसान नहीं रहता। कुछ गाने कम किए जा सकते थे। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग शानदार है। कई बार उनकी एक्टिंग में ओवरडू नज़र आता है, लेकिन कैरेक्टर की मांग ही ऐसी थी। अल्लू पहली फ्रेम से पुष्पा के जो भाव, स्वैग और एटीट्यूड पकड़ते हैं वो अंत तक नहीं छोड़ते। उनका अभिनय भी इस फिल्म को दिलचस्प बनाता है। निश्चित रूप से इस फिल्म के बाद अल्लू की लोकप्रियता हिंदी बेल्ट में बढ़ जाएगी। हिंदी बेल्ट में बढ़ गई थी। रश्मिका मंदाना को कम सीन मिले, मेकअप भी नकली सा लगता है, इसलिए विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अजय घोष धनंजय विलन के रूप में थोड़ा असर डालते हैं। शत्रु की एंट्री तो जोरदार थी, लेकिन बाद में उन्हें वैसे ही सीन मिले। फरहादा फासिल का जलवा शायद पूरे भाग में देखने को मिलेगा। पुष्पा खराब फिल्म नहीं है, वही कहानी है जिसे आप कई बार देख चुके हैं। उसको नए ट्विस्ट, बड़े बजट, प्रोडक्शन वैल्यू के जरिए निखारा गया है। आधे से ज़्यादा समय तक यह आपको बांध कर रखती है और दूसरे भाग के लिए उत्सुकता जगाती है। जिस फिल्म ने बीते बरस के गुजरते गुजरते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, वह अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है। अल्लू अर्जुन आज हिंदी दर्शकों के लिए अनजाना नाम नहीं है और पुष्पा सुनकर अब किसी को राजेश खन्ना का डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स याद नहीं आ रहा। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा द राइज जोर शोर से यह घोषणा करती है कि इसे फ्लावर मत समझना, यह फायर है। अमेजन प्राइम पर यह फिल्म हिंदी में रिलीज हुई है, जिसका लोगों को इंतज़ार था। मूल रूप से तेलुगु में बनी पुष्पा द राइज को
हिंदी में मिली विशाल सफलता बताती है कि बॉलीवुड के दिग्गज मेकर आम इंडियंस के लिए फिल्म बनाने की कला भूल चुके हैं। हिंदी फिल्मों के वही सारे फार्मूले जो किसी दौर में हमारे हीरो को एंग्री यंग मैन बनाते थे, वह आपको पुष्पा द राइस में मिलेंगे। कच्चे घरों और सकरी गलियों में रहने वाला हीरो जिसका पिता नहीं है, जिसकी मां पर लोगों ने जुल्म किए हैं। हीरो जो काम के नाम पर कुलीगिरी या मजदूरी करता है, लेकिन जिसके दिल में आसमान की ऊंचाइयां छूने की आग धधक रही है। हीरो जिसकी खूबसूरत हीरोइन पहले ना ना कहती है और फिर मुस्कुराकर शर्माते हुए धीरे से हाँ कह देती है। जिस खूबसूरत हीरोइन को कामी विलन हड़प लेना चाहता है, लेकिन हीरो अपने क्रोध की लपटों और हथियारों जैसे बल से सब कुछ ध्वस्त करते हुए आखिर में ऊंचाई हासिल कर ही लेता है। उसके पास अब क्या नहीं है, वह किसी से भी यह कहने की हैसियत रखता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, और इस बार उसके पास माँ भी है और प्रेमिका भी। पुष्पा द राइस एंग्री मैन का यही नया अवतार है। पुष्पा कुछ नहीं से अपना सफ़र शुरू करता है और 2.25 घंटे ख़त्म होते होते आप पाते हैं कि अंत में उसके पास सब कुछ है। पुष्पा की कहानी में आपको भले ही लगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन इसका अंदाज बयान नया है। अपने समय और ज़माने के हिसाब से इसका हीरो बॉलीवुड के चिकने अहंकारी चेहरों से विपरीत है। वह डड़ियल है और उसे अपनी स्थिति पर गर्व है। उसका आत्मविश्वास, उसकी कदकाठी और उसके चलने बैठने और उठने का ढंग उसे आज के बॉलीवुड सितारों से अलग बनाता है। फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया है, वह एक अलग दृश्य अनुभव है। अभावग्रस्त हीरो का एक एक दृश्य भव्य मीरी से रचा गया है। फिल्म में जिन लाइट्स और कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, वह बॉलीवुड फिल्मों के बनाए फ्रेम को तोड़ता है और यह आंखों को सुखद लगता है। एक्शन यहाँ शानदार और नया है, किसी हॉलीवुड फिल्म की नकल नहीं है। इसी तरह अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और समंथा के डांस आकर्षित करते हैं। उनके स्टेप्स लय के साथ उत्तेजना जगाते हैं। इस म्यूजिक और डांस में रिपीट वैल्यू है। पुष्पा द राइस आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के लाल चंदन के वृक्षों के घने अंधेरे जंगलों की कहानी है। यहाँ पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन लॉरी ड्राइवर है, जो काटे गए पेड़ों को जंगल से बाहर निकालकर अलग अलग ठिकानों तक पहुँचाता है। चंदन के स्मगलिंग माफिया पर पुलिस की नज़र है और वह तस्करों को पकड़ती भी है, मगर असली खिलाड़ी पुलिस की पहुंच से बाहर होते हैं। पुष्पा अपने माफिया सरदारों को तरकीबें बताता है कि कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंक कटे हुए लाल चंदन को पेड़ों की सही जगहों तक पहुंचाया जा सकता है। यहीं से उसकी तरक्की की राह निकलती है और ज़िंदगी में खूबसूरत श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना भी आती है। मगर वक्त एक सा नहीं रहता और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इसी धंधे में लगे लोगों से पुष्पा का संघर्ष शुरू हो जाता है। उसी दौरान पुलिस का एक खतरनाक और क्रूर अफसर भंवर सिंह शेखावत यानी फहाद फासिल भी पुष्पा के इलाके में आ जाता है। अब पुष्पा क्या करे, यह कहानी दूसरे भाग यानी पुष्पा द रूल में देखने को मिलेगी। दूसरा भाग 2023 में रिलीज होगा। इसमें संदेह नहीं है कि यह फिल्म देखने लायक है। इतना जरूर है कि श्रीवल्ली और पुष्पा के प्रसंग में कुछ संवाद और दृश्य फेमिनिस्टों को अखर सकते हैं। उन्हें पुष्पा द्वारा नायिका का पीछा करने, उसका एक किस पैसों से खरीदने की कोशिश करने समेत कुछ अन्य जगहों पर फिल्म स्त्री विरोध मानसिकता का शिकार लग सकती है, मगर यह गहरे और अलग विश्लेषण की बातें हैं। पुष्पा द राइस के हिंदी संवादों को अच्छे से लिखा गया और डब किया गया है। एक रोचक कहानी के खांचे में सजी मसाला फिल्म का पूरा मज़ा पुष्पा द राइस में आता है। हिंदी में लंबे समय बाद दिख रहा है कि दर्शक हीरो के अंदाज को याद रखे और कुछ उससे कॉपी करने भी कोशिश करे। फिल्म की मेकिंग से लेकर सभी एक्टरों के काम तक पूरा मामला यह बांधे रखने वाला है। एक बार आप फिल्म देखना शुरू करें तो यह समय का पता ही नहीं चलता। फिल्म खत्म होने पर दूसरा पार्ट की प्रतीक्षा बनी रहती है। फिल्म पुष्पा द राइस देखने की पहली और प्रमुख वजह इसके हीरो अल्लू अर्जुन हैं, जो कि साउथ सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार हैं। महज 18 साल की फिल्मी करियर में उन्होंने कई फिल्म फेयर और नंदी अवार्ड जीते हैं। इतना ही नहीं, उनका नाम भारत के सबसे महंगे एक्टर में शुमार है। साल 2014 के फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 सेलिब्रिटी में उनका नाम भी शामिल था। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने
एक चंदन तस्कर पुष्पा उर्फ पुष्पा राज का किरदार निभाया है। सच कहे तो उन्होंने पुष्पा के किरदार को जमकर जिया है। लकड़ी काटने वाले मजदूर से गैंग का लीडर बनने तक के हर फ्रेम में उन्होंने अपनी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से जान डाल दी है। पुष्पा के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन की जगह बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने अपनी आवाज़ दी है, जो सुपरस्टार पर बिल्कुल फिट बैठती है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं, ऐसे उनके डायलॉग खूब हिट हुए थे। साउथ सिने एक्टर रश्मिका मंदाना अपनी खूबसूरत अदाओं से हर किसी को दीवाना बना देती हैं। उन्होंने फिल्मों में ज़बरदस्त अभिनय से लोगों का दिल जीता है, तो अपनी चुलबुली अदाओं से लोगों का दिल चुरा भी लिया है। उनकी क्यूटनेस और खूबसूरत पर फैंस की सांसें थम जाती हैं। यही वजह है कि वो नेशनल क्रश भी कही जाती हैं। रश्मिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से की थी, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काम शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तेलुगु भाषा भी सीखी थी। फिल्म पुष्पा द राइस में अपने किरदार श्रीवल्ली के लिए उन्होंने विशेष रूप से चित्तूर की भाषा सीखी थी। चूँकि फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल साधारण है, वो एक दूध बेचने वाली मजदूर की लड़की हैं, इसलिए उनको डी ग्लैम किया गया है। वो साधारण लंगा, वेनिस और साड़ियों में दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, रश्मिका मंदाना अपनी बेहतरीन अदाकारी और डांस से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने में सफल रही हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में अपने 11 साल पूरे किए हैं। मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली 2 में अपने दमदार अभिनय की वजह से चर्चा में सामंथा अपने तलाक की वजह से सुर्खियों में रही थी। उन्होंने साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य से तलाक लिया है। इसके बाद एक्ट्रेस कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही हैं। इनमें अल्लू अर्जुन के साथ उनकी फिल्म पुष्पा भी एक है। इस फिल्म में सामंथा का आइटम नंबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। फिल्म में उनके बोल्ड और ब्लिंग स्पेशल नंबर को खूब सराहा जा रहा है। सामंथा का पहला स्पेशल नंबर होने की वजह से ऊ अंतवा माओ ऊ अंटवा माओ, जो कि तेलुगु वर्जन में था, और ऊ बोले या ऊ बोलेगा साला हिंदी वर्जन सॉन्ग को खूब प्रचारित किया गया है। इसमें सामंथा स्मोकी अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने नीले रंग का ब्लाउज पहना है, जिस पर सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी कमायत धा रही है। आइटम सॉन्ग में सामंथा की अदाएं फैंस का दिल धड़का रही हैं। फिल्म पुष्पा द राइज एक परफेक्ट मसाला मूवी है, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल, जिसके दीवाने हिंदी पट्टी में भी बहुत हैं। इसकी कहानी रोचक है, जो एक मजदूर से चंदन तस्कर बने किरदार को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है। रास्ते में कई बड़े गैंगस्टरों, पुलिस अफसरों के साथ एक मासूम लड़के के किरदार से मुलाकात होती है, जो फिल्म की रोचकता बढ़ाती है। इसके हर किरदार इस तरह से बुने गए हैं जो कहानी को जरूरी अंक लगते हैं। कोई भी रोल ठूसा हुआ नहीं लगता, चाहे पुष्पा का किरदार हो, रेड्डी बंधुओं का रोल हो या फिर पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत की भूमिका। हर किरदार दिलचस्प है। फिल्म के किरदार सुकुमार में ही इसकी कहानी लिखी है, इसलिए अंत तक वो पटकथा पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ ही फहाद फासिल, धनंजय राव, रमेश, सुनील, अनसुईया भारद्वाज और अजय घोष ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं, जैसे संवाद तालियां बटोरने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर पुष्पा पावर पैक्ड एक्शन फिल्म है, जिसे देखकर मजा आएगा। पैन इंडिया फिल्मों में शामिल तेलुगु भाषा में बनी पुष्पा द राइज पार्ट 1 हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हिंदी दर्शकों के सामने आए थे। कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल सुसाचलम से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहां से चीन से होते हुए जापान तक होती है। अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी करता है। पुष्पा की बैक स्टोरी भी है। वह एक नाजायज औलाद है। वह लकड़ी काटने वाले दिहाड़ी मजदूर के तौर पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले कोंडा रेड्डी यानी अजय घोष के लिए काम करता है। मोबाइल के दौर में पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा तेज दिमाग का है। वह कोंडा को इन लकड़ियों को पुलिस की नज़रों से बचाकर ले जाने में कई पैतरे बताता है। जल्द ही वह कोंडा का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इस बीच उसे दूध बेचने वाली श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है। इस प्यार वाले एंगल के बीच कहानी का दूसरा ट्रैक भी चलता है। मंगलम श्रीनु यानी सुनील तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए लेता है, जबकि इसके बदले कोंडा को वह प्रतिदिन सिर्फ 25 लाख रुपए ही देता है।
पुष्पा को जब यह बात पता चलती है तो वह श्रीनू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह फिल्म 2 हिस्सों में बढ़ गई है। ऐसे में फिल्म की कहानी कभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक मजदूर का क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की कहानी नई नहीं है, लेकिन इसे निर्देशक और लेखक सुकुमार ने आज के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए नई तरीके से पेश किया है। हालांकि इंटरवल के बाद सुकुमार की पकड़ निर्देशन और स्क्रीन प्ले दोनों से छूटती नजर आती है। इसकी वजह फिल्म की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। एक वक्त के बाद लगता है कि इसे एक ही पार्ट में समेटा जा सकता है, लेकिन फिर फिल्म के आखिरी आधे घंटे में भंवर सिंह शेखावत यानी फहद फासिल की एंट्री होती है। पुष्पा और भंवर की दुश्मनी के सीन से जो उम्मीदें थी वह अधूरी रह जाती है। यह पूरी तरह से अल्लू अर्जुन की फिल्म है। हर दूसरे फ्रेम में वही नजर आते हैं। दूसरे किरदारों को स्थापित करने का वक्त सुकुमार को नहीं मिला। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जिया है। लकड़ी काटने वाले मजदूर से गैंग का लीडर बनने तक के हर फ्रेम में उन्होंने अपने हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से जान डाल दी है। पुष्पा के हिंदी डायलॉग की डबिंग अभिनेता सुरेश तलपड़े ने की है। उनकी आवाज़ अल्लू पर फिट बैठती है। रश्मिका मंदाना के हिस्से खास सीन नहीं लगे हैं। आज की फिल्म में लड़की को पैसे देकर मुस्कुराने और किस मांगने वाले दृश्य निराश करते हैं। फहाद फाजिल छोटे से सीन में छाप छोड़ते हैं। सामने कोई भी हो मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर है मैं। जैसे संवाद तालियां बटोरते हैं। समंथा रुत प्रभु का आइटम सॉन्ग गोरे गोरे मुखड़े पर और अल्लू अर्जुन का डांस नंबर ये मेरा अड्डा दोनों ही देखने और सुनने में मज़ेदार हैं। ये कहानी है पुष्पा राज नाम के एक लड़के की, जो अपना करियर शुरू करता है एक मजदूर के तौर पर, मगर उसका तौर ऐसा है कि वो किसी के सामने झुकता नहीं है। इसे आप उसका एटीट्यूड, एरोगेंस जो चाहे बुला सकते हैं। उसे किसी से ऑर्डर लेना ठीक नहीं लगता, मगर उसके इस बर्ताव के पीछे एक कुंठा है। इसी फेर में वो नौकरी वगैरह छोड़कर शेषाचलम में लाल चंदन के इलीगल धंधे का हिस्सा बन जाता है। अपनी अकड़ और काम करने के तरीके के चलते वो जल्द ही इस फील्ड में ऊंचाई पर पहुंच जाता है। एक तरह से वो लोकल केवल रेड शेड्यूलिंग स्मगलिंग का किंगपिन बन जाता है। फिर उसका सामना होता है भंवर सिंह शेखावत नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जो पुष्पा जितनी ही अकड़ू और जिद्दी है। इन दोनों की भिड़ंत ही इस फिल्म के क्लाइमैक्स और पुष्पा पार्ट 2 के लिए मसाला देती है। पुष्पा द राइस रैंक टू रिचेस्ट या यूँ कहे कि एक अंडरडॉग की कहानी है। एक आदमी जिसे समाज ने नकार दिया है, वो अपने दम पर एम्पायर खड़ा करता है। जैसे परम पूज्य यो हनी सिंह कहते हैं, ये सब मैं बहुत कुछ देख चुका। फिल्म के बेसिक प्लॉट के मामले में हमारा ख्याल भी उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। सारा गेम उस फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी का है जिसे शास्त्रों में ट्रीटमेंट कहा गया है। इस फिल्म को जैसे ट्रीट किया गया है वही चीज़ इसे खास बनाती है। सुकुमार, जिन्होंने पिछले दिनों रंगस्थलम जैसी फिल्म बनाई थी, पुष्पा के डायरेक्टर भी वही हैं। सुकुमार को जनता की नब्ज पता है। वो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग से जुड़ी फिल्म को भी ऐसे एंटरटेनिंग अंदाज में पेश करते हैं कि देखकर मजा आ जाए। वही घिसी पिटी कहानी, वही हीरोगिरी, वही फैन सर्विस, मगर इस सब का एंड रिजल्ट निकलता है एक क्वालिटी मसाला फिल्म। जहां मसाला फिल्म जैसे टर्म्स का इस्तेमाल कर दिया जाता है, वहां फिल्म से पब्लिक की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पिछले कुछ समय में मसाला फिल्म के नाम पर बेहद ख़राब क्वालिटी का सिनेमा दिखाया गया है। जब रीजनल और हिंदी सिनेमा की तुलना होती है तो सारा फर्क क्वालिटी अब मसाला फिल्म पर ही आकर रुकता है। बाकी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा तो हिंदी में भी कमाल का बन रहा है, बस उसके दर्शक कम हैं। जबकि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में खूब एंटरटेनिंग फिल्में बन रही हैं, पब्लिक पसंद कर रही है, इसलिए उस तरह की और फिल्में बन रही हैं। जैसे केजीएफ, बाहुबली या आला बैकुंठ परमुलो को ही ले लीजिए। हमने इन 3 फिल्मों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इससे हिंदी भाषी दर्शकों का भी एक बड़ा तबका वाकिफ़ है। इन फिल्मों में आपको वही सब देखने को मिलता है जो आप पहले कई बार देख चुके हैं, मगर उन्हीं कहानियों को थोड़ा ट्वीट कर दिया जाता है। प्रोडक्शन वैल्यू बेहतर कर दी जाती है। अपीलिंग विजुअल से लेकर मासिव बैकग्राउंड स्कोर सब ठीक मात्रा में डाला जाता है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। गाने वाने डालकर मस्त सी फिल्म बना दी जाती है। दर्शक देखकर लहालोट हो जाते हैं। एक्टर्स स्टार बन जाते हैं। डायरेक्टर का करियर सेट हो जाता है। प्रोड्यूसर पैसे कमाकर लाल हो जाता है।
वही पैसों को इस्तेमाल करके वो और भी ऐसी फिल्में बनाता है। इस तरह की फिल्मों की बुनियादी शर्त ये है कि वो एंटरटेनिंग हो और उनके थ्रू कोई प्रॉब्लमेटिक मैसेज पब्लिक को ना पहुंचाया जाए। पुष्पा ये सब चीज़ें आसानी से कर ले जाती है। बहरहाल पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नाम के लड़के का टाइटल कैरेक्टर प्ले किया है। इस किरदार की सबसे बड़ी दिक्कत है उसका एटीट्यूड, मगर यही एटीट्यूड उसका सबसे बड़ा हथियार भी है। हमारे सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी एक बात कहते हैं, उनसे ये बात नो वन किल्ड जेसिका फेम राजकुमार गुप्ता ने कही थी। वो कहते हैं कि हर आदमी में एक किस्म का पागलपन होता है, वही उसे बाकियों से अलग करता है, वही उसका सुपर पावर है और एचलेस हील है और एक्लेज हील है। एक्लेज हील यानी किसी मजबूत चीज़ की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसके पतन का कारण बनती है। इस फिल्म में हमें सिर्फ पुष्पा राइज देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ वो एटीट्यूड चल जाता है, मगर संभावनाएं हैं कि अगले पार्ट में यही उसके नीचे गिरने का कारण भी बने। पुष्पा एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसमें हीरो ऐसे बात करता है जैसे वो वाकई किसी से बात कर रहा हो, मगर उसमें एक स्वैग है। हर डायलॉग में स्टारडम का बोझ है, जिसकी वजह से उसकी कही हर लाइन पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते पंच लाइन बन जाती है। फिल्म में वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंस हैं जो देखने में बढ़िया लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर में गुंजाइश बचती है, मगर म्यूजिक डायरेक्टर डेबी श्री प्रसाद अपने गानों से ये हिसाब चुका देते हैं। मगर सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। फिल्म मेकर और सिनेमेटोग्राफर एक ही फिल्म को दो अलग अलग तरीक़ों से विजुअलाइज करते हैं, मगर जब ये दोनों लोग एक जैसा सोचने लगे तो फिल्म की रूपरेखा बदल दी जाती है। यही चीज़ पुष्पा में देखने को मिलती है। सुकुमार के काम को मिरोस्ला कबाब ब्रोजर्स का कैमरा वर्क कम्प्लीमेंट करता है। फिल्म का पॉपुलर गाना सामी सामी पहले ही हिट हो चुका था। तमाम अच्छाइयों के बावजूद पुष्पा कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। फिल्म की सबसे ज़्यादा खटकने वाली चीज़ है रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की लव स्टोरी। ये फिल्म का सबसे गैर जरूरी और प्रॉब्लमेटिक हिस्सा है। हम उसके डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकते, मगर इस दिक्कत भरी चीज़ को भी फिल्म आखिर में जस्टिफाई कर देती है, जिसका बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता। फहाद फाजिल ने भंवर सिंह शेखावत नाम के पुलिस अफसर का रोल किया है। वो फिल्म के बिल्कुल आखिरी में हिस्से में आता है, जब दो बड़े स्टार्स स्क्रीन पर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो अलग ही लेवल का एड्रेनलिन रश फील होता है। इसी चीज़ को भुनाने के लिए अल्लू अर्जुन और फहाद फाजिल के बीच फिल्म के आखिर में कुछ कंफ्रिटेशनल सीन्स डाले गए हैं, मगर ये सीन वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाते जिस मकसद से इन्हें फिल्म में जगह दी गई थी। इससे बेहतर तो यही होता कि फहाद को कायदे से फिल्म के दूसरे पार्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता। इससे दो चीज़ें होती, इस 3 घंटे लंबी फिल्म की लंबाई कम से कम 15 से 20 मिनट कम हो जाती और फिल्म को एक सेटिस्फाइंग एंडिंग मिल जाती। पुष्पा को देखने को ओवरऑल अनुभव ये है कि अगर आप लंबे समय से कोई मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। फिल्म का प्लॉट या नैरेटिव में लॉजिक की तलाश नहीं करनी होगी, जो स्क्रीन पर देखा उसे एंजॉय करिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुष्पा मूवी किस पर बनाई गई थी और इसकी रियल स्टोरी क्या है। साथ ही बात करेंगे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही बताएंगे कि यह फिल्म कैसी है और क्रिटिक्स ने इसे कितने रिव्यू दिए हैं, इसकी रेटिंग क्या है और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इस फिल्म से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी। दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। यह एक ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई। वीरप्पन ने लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन नहीं जानता था। काफ़ी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी, तब जाके यह पुलिस के हाथों लगा था। लेकिन पुलिस ने उसे उस वक्त एक भी मौका न गंवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफ़र कब शुरू हुआ चलिए जानते हैं।
इसकी कहानी 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था, लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन